हेलो एवरीवन, आई एम रंजन कुमार कालिंदी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसरो के प्रीवियस ईयर का पेपर, इसरो यूआरएससी, जिसका एग्ज़ाम होने को है अभी। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पेपर है। ये एग्ज़ाम हुआ था 24 मार्च 2019 को। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह का लेवल रहा था इस पेपर में, और पूरे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का पीडीएफ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पीडीएफ या अदर अपडेट और नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ ये हमारा टेलीग्राम का चैनल का नाम है। डायरेक्टली आप जाकर टेलीग्राम में सर्च करो तो ये आपको मिल जाएगा। तो इसरो यूआरएससी में क्या है, टोटल 60 क्वेश्चन, इसमें टोटल 60 क्वेश्चन आए थे जो कि 180 मार्क्स के थे, और टाइम ड्यूरेशन दिया गया था 90 मिनट का। ठीक है, तो टोटल 60 क्वेश्चन है इसमें, वो हम लोग आज देखेंगे। तो क्या है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताना है कि नीचे में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शंस में देखो 4 इंटू 1 मार्क्स की बात की गई है, मल्टीप्लेक्सर की बात की गई है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, पहला तो मल्टीप्लेक्सर यानी कि मक्स कहते हैं जिसे हम। तो मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर हैज मेनी इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। इसमें बहुत सारा इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ठीक है, 4 इंटू 1 मार्क्स की बात की गई है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा, ये हो गया 4 क्रॉस 1 मार्क्स के लिए डायग्राम। यहाँ पर 1 2 3 4 इनपुट और 1 आउटपुट होगा इसमें। इसको डिनोट कर देते हैं I0, I1, I2 और I3 से, और इसमें 2 सिलेक्ट लाइन होंगी। ये हो गया S0, ये हो गया S1, ये कहलाता है सिलेक्ट लाइन। ये है हमारा आउटपुट। ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ये जो सिलेक्ट लाइन है, 2 सिलेक्ट लाइन दिए हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी सिलेक्ट लाइन ओनली, ये क्या इनपुट को अवेलेबल इनपुट को अवेलेबल करवाता है आउटपुट पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 इनपुट लाइन है, यानी कि S0 और S1, 2 सिलेक्ट लाइन है। तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 4 केस होंगे। जब S0 और S1 सिलेक्ट लाइन जब हमारा 0 0 कंडीशन में होगा तो ये सिलेक्ट करेगा I0 इनपुट को। ठीक है, और 0 1 होगा तो ये सिलेक्ट करेगा I1 को, 1 0 है तो I2 को, और 1 1 है तो I3 को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ऑप्शन में देखते हैं क्या बोल रहा है। A 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर हैज़ 4 इनपुट लाइन, 2 सिलेक्ट लाइन एंड 1 आउटपुट लाइन। सही बात है। 4 इंटू 1 मार्क्स लाइन में क्या होता है, 4 इनपुट लाइन होते हैं, 2 सिलेक्ट लाइन होते हैं और 1 आउटपुट लाइन होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑफ DPCM इज मोर देन PCM, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑफ DPCM इज इक्वल टू PCM। तो बैंडविड्थ की बात की गई है DPCM और PCM की केस में। PCM यानी क्या हो गया, PCM मतलब क्या होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। एंड DPCM की बात करें, DPCM क्या होता है, डिफरेंशियल। क्या होता है, डिफरेंशियल PCM, यानी कि डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो PCM में है, PCM में नंबर ऑफ बिट्स जो होते हैं वो 4, 8 और 16 पर सैंपल यूज होते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग के लिए जो PCM में बिट्स यूज़ करते हैं वो 4, 8, 16 ऐसे करके यूज़ होते हैं PCM में। और DPCM की बात करें तो DPCM में जो है बिट्स कैन बी यूज मोर देन 1, ओनली मोर देन 1 बट लेस देन PCM।
पीसीएम से जो है इसमें नंबर ऑफ बिट्स पीसीएम से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो लेस होता है, इसीलिए जो है हमारा यहाँ पर देखो पीसीएम में डीपीसीएम में सैम्पलिंग के लिए बिट्स कम यूज़ होते हैं, इसलिए इसमें बैंडविड्थ भी क्या होगा, बैंडविड्थ जो है वो लेस यूज़ होगा, ठीक है। बैंडविड्थ इसमें लेस यूज़ होगा। और पीसीएम की बात करें तो पीसीएम में नंबर ऑफ बिट्स हाई है, इसीलिए इसमें बैंडविड्थ क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन देखो, यहाँ पे क्या बोला, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑफ डीपीसीएम इज लेस देन पीसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डीपीसीएम इज बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑफ डीपीसीएम जो है वो क्या होता है, लेस होता है कंपेयर टू पीसीएम, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है इक्वेशन, वो इक्वेशन होता है हमारा E इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और A ऑफ वेक्टर R, ओके। यहाँ पे R जो है, R कहलाता है हमारा डिस्टेंस, R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट चार्ज। और ये A वेक्टर जो ये जो है ये हमारा यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर है ये। तो यहाँ पे देखो R क्या है, R हमारा है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे बात की गई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और R का क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है। तो यहाँ पे देखो R और E का रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R स्क्वायर के, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ से बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला किसका यूनिट होता है, टेस्ला होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेस्ला को हम लोग डिनोट करते हैं T से। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ऑफ एन इंडक्टर इज, इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात की गई है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL जो होता है वो क्या होता है, XL इक्वल टू ओमेगा L, XL क्या होता है, XL इक्वल टू ओमेगा L। यहाँ पर ओमेगा जो है वो कहलाता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि होता है 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं XL इक्वल टू 2 पाई एफ एल, ओके। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस में आपको फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन पूछा है कि फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है, इंडक्टर का किस तरह से रिलेशन है। तो XL जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल, ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हो गया इंडक्टर के केस में। और ये अगर आपको पूछता कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर के केस में फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पूछता तो क्या होता, कैपेसिटर का रिलेशन क्या होता है, XC इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, और ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई 2 पाई एफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन जा रहा है, XC का वो हो जा रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर कैपेसिटर की बात की जाती फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन, तो वो क्या हो जाता हमारा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोला, एन इंटीग्रेटर सर्किट इज आल्सो ए, इंटीग्रेटर सर्किट। तो आरसी इंटीग्रेटर देखते हैं, आरसी इंटीग्रेटर का सर्किट डायग्राम देखते हैं किस तरह से होता है, किस तरह से होता है। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया कैपेसिटर, और ये आ गया हमारा ये इनपुट, ये आउटपुट, ये R है, ये C है। तो ये है हमारा आरसी इंटीग्रेटर सर्किट। और ये जो है किस सर्किट की तरह दिखता है, ये है हमारा लो पास फिल्टर सर्किट की तरह
है, तो इसलिए क्या कहलाता है इंटीग्रेटर सर्किट? लो पास सर्किट भी कहलाता है इंटीग्रेटर सर्किट। नेक्स्ट देखते हैं बार्क-हुसेन क्राइटेरियन फॉर ऑसिलेशन। बार्क-हुसेन क्राइटेरिया की बात की गई है। तो ऑसिलेटर में क्या होता है? ऑसिलेटर में आउटपुट जो होता है, आउटपुट ऑफ ए ऑसिलेटर विल नॉट डिपेंड अपॉन इनपुट वोल्टेज, बिकॉज इसमें इनपुट वोल्टेज होता ही नहीं है। ठीक है, तो जो सर्किट है, द सर्किट विल ऑसिलेट व्हेन टू कंडीशन सेटिस्फाई। द सर्किट ऑसिलेट कब करता है? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और ये दो कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बार्क-हुसेन क्राइटेरिया या कंडीशन। ठीक है, तो ये दो कंडीशन क्या होता है? पहला तो जो लूप गेन है, यानी कि ए बी, यानी कि क्या? ए बी, ये क्या होना चाहिए? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है? फेज शिफ्ट। दूसरा कंडीशन क्या है? फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट क्या होना चाहिए? या तो 360 डिग्री और 0 डिग्री होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो सर्किट जो है वो ऑसिलेट करता है। ठीक है, और ये दो कंडीशन को हम लोग कहते हैं बार्क-हुसेन क्राइटेरिया या बार्क-हुसेन कंडीशन। ठीक है, तीन ऑप्शन में से एक तो ये कंडीशन है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए बी इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, मोड। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या बोला? इन पीएलसी एफआरडी इंस्ट्रक्शन डज द फॉलोइंग ऑपरेशन। एफएलसी में एफआरडी इंस्ट्रक्शन का काम क्या है हमें बताना। एफएलसी क्या है? एफएलसी हो गया हमारा पीएलसी। पीएलसी क्या है? पीएलसी क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, जो कि डिजिटल कंप्यूटर होता है, जो मेनली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। और इसमें एफआरडी जो कमांड है, एफआरडी इंस्ट्रक्शन, वो एक आउटपुट कमांड होता है। क्या होता है? ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन है या फिर आउटपुट कमांड है। ठीक है, जो बीसीडी वैल्यू को क्या करता है? बीसीडी वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में, बीसीडी वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करता है। बीसीडी वैल्यू को क्या करता है? इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करता है। कौन? एफआरडी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एफआरडी इंस्ट्रक्शन क्या करता है? बीसीडी वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे क्या बोला? थायरिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विथ हाउ मेनी जंक्शंस। तो थायरिस्टर की बात की गई। देखो, ये हो गया हमारा थायरिस्टर का डायग्राम बनाते हैं पहले। 1 2 3, ये हो गया Pn और ये हो गया Pn। ठीक है, ये हो गया एक टर्मिनल यहाँ पर, एक हो गया यहाँ पर टर्मिनल, ये एक इसके लिए और यहाँ पर एक। ये हो गया हमारा एनोड, ये हो गया हमारा कैथोड, ये हो गया कैथोड गेट G2 और ये हो हमारा एनोड गेट G1। ठीक है, तो ये डायग्राम है थायरिस्टर का। सिंबल की बात करें तो सिंबल भी देख लो, सिंबल किस तरह से होता है। इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से। ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर, और ये हमारा एनोड, ये हमारा कैथोड, ये G2 और ये G1। तो ये है थायरिस्टर का सिंबल। तो थायरिस्टर में क्या होता है? थायरिस्टर में 4 लेयर होते हैं, दिख ही रहा है 4 लेयर। और थायरिस्टर में 3 जंक्शन भी होते हैं। थायरिस्टर में 3 जंक्शन होते हैं और 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? जंक्शन के बारे में पूछा है। तो कितने जंक्शन होते हैं? 3 जंक्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और थायरिस्टर जो है, थायरिस्टर को क्या कहते हैं? थायरिस्टर इज ऑल्सो नोन एज ए यूनिलैटरल स्विच। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। थायरिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल स्विच। ठीक है, तो याद रखना। द ब्रेकडाउन वोल्टेज इन पावर बीजेटी डिपेंड्स ऑन। ब्रेकडाउन वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज बीजेटी का वो डिपेंड करता है आपका
ड्रिफ्ट रीजन थिकनेस पे, ड्रिफ्ट रीजन पे डिपेंड करता है ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ पावर बीजेटी। ठीक है। द डोमिनेंट मोड इज रेक्टेंगुलर इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज, डोमिनेंट मोड पूछा है किसका, रेक्टेंगुलर वेवगाइड का। डोमिनेंट मोड मतलब क्या हो गया, डोमिनेंट मोड इन ए पर्टिकुलर वेवगाइड इज द मोड हैविंग द लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट मोड कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में जो डोमिनेंट मोड होता है वो होता है TE10। ठीक है, TE10। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल क्या बोला, लाइट इज कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर ड्यू टू, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर में एक कोर होता है, ठीक है, और एक बाउंड्री जो होती है उसे कहते हैं हम क्लेडिंग। ठीक है, कोर एंड क्लेडिंग होती है। तो ठीक है, कोर में जो है ये कोर में क्या होता है, लो रिफ्लेक्टिव, कोर में हाई रिफ्लेक्टिव, कोर में हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है और क्लैडिंग में लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है। ठीक है, और इसमें ऑप्टिकल फाइबर में लाइट जो कन्फाइंड होती है वो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ कोर एंड क्लेडिंग बाउंड्री के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होती है। ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, टोटल रिफ्लेक्शन द फिनोमिना ऑफ कन्फाइनिंग द लाइट इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर इन टर्म एज ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण लाइट इसमें कन्फाइंड होती है ऑप्टिकल फाइबर में। वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन ऑफ ए कैपेसिटर इज, तो कैपेसिटर का वन ऑफ द एप्लीकेशन क्या है, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है और उसको डिलीवर भी करता है। ठीक है, और एक इसका एप्लीकेशन क्या है, ये एसी सिग्नल को पास करता है, एसी सिग्नल को पास करता है और डीसी सिग्नल को क्या करता है, ब्लॉक करता है। कौन, कैपेसिटर। ठीक है, तो ऑप्शन है क्या ऐसा, ऑप्शन है किधर है, एसी सिग्नल को पास करता है, डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। ऑप्शन ब्लॉक, नो सॉरी ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मेरे को दिख रहा है सी, ब्लॉक, डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है एंड एसी सिग्नल को पास करता है, कौन, कैपेसिटर। और यही आपको पूछा जाता कि इंडक्टर का क्या एप्लीकेशन है, तो इंडक्टर इसके जस्ट अपोजिट, वो क्या करता है, डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। ठीक है, डीसी सिग्नल को पास करता है, सॉरी डीसी सिग्नल को पास करता है और एसी सिग्नल को क्या करता है, ब्लॉक करता है। जस्ट कैपेसिटर के अपोजिट हो जाएगा अगर इंडक्टर के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर क्या पूछा, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, शुरू करते हैं यहाँ से। देखो ये जो है ये हमारा दिया हुआ है, इसे डेल्टा दिया हुआ है, इसे पहले बना लेते हैं, स्टार कनेक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टार के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा। इसको मान लेते हैं आर ए, इसे मान लेते हैं आर बी और इसे मान लेते हैं आर सी। ठीक है, सही है। अब आर ए फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो आर ए निकालते हैं, स्टार डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन करना है। तो आर ए के लिए क्या करेंगे, कैसे कन्वर्ट होगा, आर ए में देखो ये रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो इससे जो टच है, कौन सा टच है, एक 10 वाला टच है, एक 40 ओम टच है। तो 10 × 40 और डिवाइडेड बाय क्या होगा, तीनों रेजिस्टेंस 10, 40 और 50। तो 10 + 40 + 50 इक्वल टू क्या हो गया, 10 × 40 डिवाइडेड बाई 100 और क्या आ गया, 4 ओम। तो आर ए क्या निकल कर आ गया, 4 ओम। उसी तरह आर बी कैलकुलेट कर लेते हैं। आर बी से कौन सा टच है, तो एक 10 ओम टच है, एक 50 ओम टच है और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 10 + 40 + 50 इक्वल टू 10 × 50 डिवाइडेड बाई 100 और ये आ गया हमारा 5
ओम। ठीक है, उसी तरह आरसी निकाल लेते हैं। आरसी से कौन सा टच है, 40 एंड 50 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा 20 ओम। तो तीनों रेजिस्टेंस निकल गया। तो ये एक डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये अब हमारा डायग्राम हो जाएगा कुछ इस तरह। तो ये आ गया हमारा न्यू डायग्राम। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया कितना आया आर ए का वैल्यू 4 ओम, आर बी का वैल्यू आया हमारा 5 और आर सी का वैल्यू 20। ये तो दिया हुआ है 25, ये दिया हुआ है 10। अब देखो ये जो है आपस में क्या है, सीरीज में है। ये जो आपस में क्या है, सीरीज में। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 4 ही रहेगा। इसे हम ऐड कर देते हैं 25 प्लस 5 क्या हो जाएगा 30 ओम। ये भी सीरीज में है, 20 और 10 सीरीज में है, तो 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा 30 ओम। ठीक है, तो ये हो गया 30 ओम, दोनों 30 ओम हो गया। अब दोनों क्या है, 30 और 30 आपस में क्या है, पैरेलल में। तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा वैल्यू 30 का पैरेलल कर दो तो क्या आ गया 15 ओम, 15 ओम आ जाएगा। अब दोनों सीरीज में है, तो दोनों सीरीज में है, तो दोनों सीरीज में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 15 प्लस 4 कितना आ गया 19 ओम। तो ए और बी का बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 19 ओम का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या बोला है, इन टीवी ट्रांसमिशन। टीवी ट्रांसमिशन टेलीविजन की बात की गई है। तो टेलीविजन में तो एक पिक्चर ट्रांसफर होता है। क्या क्या ट्रांसमिट होती है, एक पिक्चर ट्रांसमिट होती है और एक साउंड ट्रांसमिट होती है टीवी ट्रांसमिशन में। तो पिक्चर के लिए हम लोग यूज करते हैं, पिक्चर ट्रांसमिशन के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और साउंड ट्रांसमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए जो दिया हुआ है AM फॉर पिक्चर एंड FM फॉर साउंड आर इम्प्लॉयड, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्या बोला, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ग्रे कोड नंबर ऑफ दिस। तो ग्रे कोड नंबर दिया हुआ है, हमें क्या करना है, बाइनरी निकालना है। क्या दिया हुआ है 0101, ये दिया हुआ है ग्रे में, हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लो 0101। अब ग्रे से बाइनरी में कन्वर्सन जब करना है तो ये लेफ्ट जो है MSB बिट जो है हमारा ये इसी तरह रहेगा, 0 का 0। उसके बाद ये 0 से हमें क्या करना है, इसको XOR ऑपरेशन करना है। तो 01 XOR करने का मतलब क्या हो गया, XOR का ट्रू टेबल क्या होता है, XOR ऑपरेशन 00011011। तो XOR में क्या होता है कि अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट है तो उसका आउटपुट क्या होगा 0 होगा, 000। इवन नंबर ऑफ इनपुट्स है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, नंबर ऑफ ऑड है, ऑड इनपुट है तो ये आउटपुट 1 आएगा, आउटपुट 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल ऑफ XOR ऑपरेशन। तो 01 इनपुट क्या आ रहा है 01 में आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। अगेन इस 1 के साथ इस 0 का XOR ऑपरेशन करो तो 10 में आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। 1 और 1 का XOR करो, 1 और 1 है तो क्या हो जाएगा 0। तो हमारा बाइनरी क्या आ गया 0110। ये क्या आ गया बाइनरी कन्वर्शन ऑफ दिस ग्रे कोड। तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 यहाँ से क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मान लो बाइनरी दिया हुआ रहता, ये बाइनरी दिया हुआ रहता और तुम्हें बोलता कि ग्रे में कन्वर्ट करो, तो ये भी सीख लो कैसे करते हैं। बाइनरी टू ग्रे में अगर आपको कन्वर्शन करना है तो क्या करेंगे, 0110 दे रखा हुआ है, इसे आपको कन्वर्ट करना है ग्रे में। तो MSB तो हमारा 0 है तो 0 ही रहेगा। अब इसमें क्या है, ऐसे XOR ऑपरेशन किया जाता है क्वेश्चंस में ही। तो 0 और 1 का आउटपुट क्या आ जाएगा 1। उसी तरह इन दोनों का XOR करो तो 1 में क्या हो जाएगा 0। इन दोनों का XOR करो तो 10 का हो गया 1। ये हो गया ग्रे कोड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये देखो सेम है इसके सेम। तो इस तरह से ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे कन्वर्सन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। A बार प्लस B बार इक्वल टू Q रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये हमें बताना है। तो A बार और B बार, एक होता है डिमॉर्गन थ्योरम।
डिमॉर्गन थ्योरम में क्या होता है, अगर आपको ए बार प्लस बी बार दे रखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी, और इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं ए डॉट बी का होल बार। ये कहलाता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो ए बी का होल बार ये कौन सा गेट हो गया, ये हो गया हमारा नेंड गेट। नेंड गेट का आउटपुट होता है, ठीक है। किसका आउटपुट होता है, नेंड गेट का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्या पूछा, इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम इफ the total power is 600 watt, the power in the carrier is 400 watt, then the modulation index is। मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड करना है और हमें गिवन क्या क्या है, पीटी दे रखा हुआ है 600 वाट यानी कि टोटल पावर दे रखा हुआ है, और क्या दे रखा हुआ है, पीसी दे रखा हुआ है, कैरियर फ्रीक्वेंसी वो कैरियर पावर दे रखा हुआ है 400 वाट, और हमें क्या निकालने को बोला है, हमें निकालने को बोला है मॉड्यूलेशन इंडेक्स यानी कि म्यू, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने को बोला है। तो द टोटल ट्रांसमिटेड पावर फॉर एम सिस्टम इज क्या होता है, पी टी इक्वल टू पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, ये होता है फार्मूला ट्रांसमिटेड पावर का, ठीक है, और टोटल पावर का जो ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो पीटी हमें दे रखा हुआ है 600, पीसी कितना है 400, 1 प्लस म्यू हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से इसे काट दो, ये हो गया 2 बार में, ये हो गया 3 बार में, यानी कि 3/2, और एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया, 3 माइनस 2 इक्वल टू म्यू स्क्वायर, और म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, और म्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो म्यू का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, 1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट क्या बोला, ए कार इनिशियली ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर एक्सेलेरेट्स 8 कांस्टेंट रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ फार द कार ट्रेवल इन 15 सेकेंड्स। ओके, ठीक है। तो इसमें इनिशियली वेलोसिटी देखो क्या क्या दिया हुआ, पहले तो लिख लो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u कितना दे रखा हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। आंसर भी मीटर है और ये भी सेकंड में है, तो सबसे पहले इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। वो कैसे करेंगे, 30 इंटू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 18 9 बार में, ये 15 5 बार में, और ये 3 बार में, यानी कि 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u का वैल्यू, ठीक है। अब क्या बोला, एक्सेलेरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि एक्सेलेरेशन कितना दे रखा हुआ है, वो दे रखा हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की बात की गई है तो टाइम दे रखा हुआ हमारा 15 सेकेंड, और हमें बोला है डिस्टेंस यानी कि s फाइंड करना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होता है। क्या क्या दिया हुआ है सब पुट कर दो, u कितना है 25/3, टाइम कितना दे रखा हुआ है 15, प्लस 1/2, a कितना है 1.5, और t स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। तो काट दो जो कट रहा है, ये हो गया 125 प्लस ये हो जाएगा यहाँ से हटाओ इसको, तो ये हो गया 10, और 15 इंटू 15 यानी कि 15 का क्यूब 3375 डिवाइडेड बाई 2। अब एलसीएम ले लो, मत लो, ये 10 है ना, यहाँ पे हो गया 20, 125 प्लस 168.75 आ जाएगा ये, और ये इनको आपस में ऐड कर दो तो ये आ जा रहा है 293.75 मीटर, और यही जो हमारा डिस्टेंस निकल कर आ गया 293.75। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए ट्रांसफार्मर हैज 350 प्राइमरी टर्न्स and 1050 secondary turns. The primary winding is
connected across 230 volt 50 hertz supply, the inducted EMF in secondary विल बी। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या पूछा है, वोल्टेज पूछा है। तो सबसे पहले तो देखो क्या क्या दे रखा हुआ है, N1 दे रखा हुआ है, ठीक है। प्राइमरी टर्न्स कितना है 350, ठीक है। और V1 कितना है, V1 दे रखा हुआ देखो यहाँ पे, प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस 230 वोल्ट। उसी तरह N2 कितना है 1050, और इसमें हमें बोला है V2 निकालने को, ठीक है। तो जो रिलेशन होता है हमारा ट्रांसफार्मर का बिटवीन नंबर ऑफ टर्न्स करंट एंड वोल्टेज में, वो क्या रिलेशन होता है कि N1 डिवाइडेड बाई N2 इक्वल टू V1 बाई V2 इक्वल टू I2 बाई I1। तो ये रिलेशन है ट्रांसफार्मर का बिटवीन टर्न्स वोल्टेज और करंट में। तो हमें क्या है, हमें लेना है N1 बाई N2 और V1 बाई V2, वोल्टेज के साथ रिलेशन को निकालना है। तो इसमें क्या क्या दे रखा हुआ है, N1 दे रखा हुआ है 350, N2 दे रखा हुआ है 1050, V1 दे रखा हुआ है 230, और हमें बोला है क्या V2 को फाइंड करने। तो जो जो कटता है उसे काट देते हैं, ये कट गया, ठीक है, ये कट जाएगा। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 230 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 35, और इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आ रहा है 690 वोल्ट। 690 वोल्ट ये हो जाएगा हमारा, ये दोनों ऑप्शन में देखो 690 वोल्ट ए और बी में भी है, एक में 50 हर्ज है, एक में 150 हर्ज है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, ठीक है। जो इनपुट में फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो वही हमारा आउटपुट भी आएगा 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। तो 690 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्या बोला, इफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड विथ ए रेजिस्टेंस इक्वल टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ठीक है। किसकी बात की गई, इफ ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड विथ रेजिस्टेंस इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के साथ टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो और इक्वल है, ठीक है। तो इसमें बात की गई है लोड इम्पीडेंस और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की। तो एक होता है हमारा VSWR, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। ये क्या होता है 1 + 1 - रो, यानी कि इसमें जो ये है ये कहलाता है हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहलाता है। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है ZL - Z0 डिवाइडेड बाई ZL + Z0। इसमें जो ZL है ये है हमारा लोड इम्पीडेंस। क्या है ये, लोड इम्पीडेंस। और Z0 जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ है कि जो हमारा लोड इम्पीडेंस और कैरेक्टर इम्पीडेंस है वो आपस में क्या है, इक्वल है। क्या बोला यहाँ पर, इक्वल है, ZL इक्वल टू Z0। तो दोनों इक्वल है, तो इस केस में हमारा ये क्या निकल कर आएगा, क्या रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या निकल कर आएगा, ZL के जगह पे Z0 अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा, Z0 + Z0 ये आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0। तो जब दोनों इक्वल है तो उस केस में हमारा क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 आ रहा है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 आ रहा है तो VSWR क्या हो जाएगा, VSWR हो जाएगा हमारा 1 + 0 और 1 - 0 डेट इज इक्वल टू 1। VSWR क्या निकल कर आ जाएगा, 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो इस केस में क्या हो जा रहा है, विल बी मिनिमम, ठीक है। जब ZL इक्वल टू Z0 हो, लोड इम्पीडेंस इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो, तो उस केस में स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या आता है हमारा, यूनिटी। ऑप्शन में या तो यूनिटी रहेगा या फिर मिनिमम बोलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोला, एक्सप्रेस द पावर डिसिपेटेड इन ए 100 ओम रजिस्टर
in dB relative to 1 milliwatt when the voltage across the resistor is 1 VRMS, ये दे रखा हुआ है। ठीक है, तो निकालते हैं। क्या है, R दे रखा हुआ है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा हुआ है R इक्वल टू 100 ओम। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस यानी कि VRMS क्या है आपका, ये है 1 दे रखा हुआ है। ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू VRMS V डिवाइडेड बाय R, ये लिख सकते हैं पावर का फॉर्मूला। और V आपको 1 दे रखा हुआ है, ये R आपका 100 है, तो ये हो गया आपका 10 टू द पावर माइनस 2 वाट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर माइनस 2 वाट। तो हमारा पावर आ गया 10 टू द पावर माइनस 2 वाट आ गया पावर। ठीक है, तो अब क्या बोला कि डीबी में, ठीक है डीबी में है, तो पावर डिसिपेटेड विथ रिस्पेक्ट टू 1 मिलीवाट भी बोला है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 1 मिलीवाट के, तो रिस्पेक्ट में कर देते हैं। P इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 आया, और किसके रिस्पेक्ट में, 1 मिलीवाट। 1 मिलीवाट मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वाट, और ये हमारा आ जाएगा 10 वाट। कितना आ गया, 10 वाट। तो 1 मिली वाट के रेस्पेक्ट में पावर कितना आ जा रहा है, 10 वाट आ जा रहा है। अब इससे क्या करना है, हमें डीबी में एक्सप्रेस करना है। तो डीबी में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, डीबी में एक्सप्रेस करने के लिए फॉर्मूला होता है 10 log टू बेस 10 और पावर जो है, तो 10 log 10 पावर कितना है, 10 वाट। 10 log बेस 10, 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि log a इक्वल टू होता है 1। ठीक है, इसलिए ये हो गया 1, तो ये आ गया हमारा 10 dB। पावर dB में कितना आ गया, 10 dB। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इम्पीडेंस इन्वर्सन इन ए ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन में इम्पीडेंस इन्वर्सन के लिए इम्पीडेंस इन्वर्सन यूज करता है ट्रांसमिशन लाइन में। कौन करता है, तो ये होता है क्वार्टर वेव लाइन। क्या होता है, क्वार्टर वेव लाइन यूज करता है इम्पीडेंस इन्वर्सन के लिए ट्रांसमिशन लाइन में। A power amplifier delivers 25 watt AC power to a 4 ohm speaker load. If the DC input power is 40 watt, what is the efficiency of the amplifier? तो efficiency की बात की गई है, तो efficiency इक्वल टू होता है हमारा P नॉट बाई PI, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर इनटू 100। ठीक है, तो आउटपुट पावर क्या दे रखा हुआ है, एम्पलीफायर कितना डिलीवर कर रहा है, आउटपुट डिलीवर कर रहा है 25, तो आउटपुट पावर हो गया हमारा 25। और क्या दे रखा हुआ है, इनपुट पावर, इनपुट डीसी पावर कितना है 40 वाट, इंटू 100 कर दो, काटा पिटी कर देते हैं। ये कट गया, 4 2 बार में 10, ये 5 बार में, और कुछ कटने को है, नहीं कटने को, तो ये हो गया हमारा 125 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 62.5%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखो, आगे क्या बोला, द इनपुट पावर टू अ फिल्टर इन 1 वाट एंड आउटपुट पावर इज 10 मिलीवाट। द अटेन्यूएशन ऑफर्ड बाय द फिल्टर इज, क्या करना है, अटेन्यूएशन निकालना है। ठीक है, तो अटेन्यूएशन की बात करें पावर में, अटेन्यूएशन, ठीक है, अटेन्यूएशन की बात करें तो अटेन्यूएशन क्या हो जाता है, 10 log 10 और PI बाई P नॉट dB में। ठीक है, इनपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर, तो 10 log 10, यहाँ पे इनपुट पावर कितना है 1 वाट दे रखा हुआ है, और आउटपुट पावर कितना है 10 मिलीवाट, यानी कि 1 और 10 इंटू मिलीवाट है, इसलिए 10 टू द पावर माइनस 3, ये हो गया हमारा dB। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 log 10, और इसे हम लिख सकते हैं क्या, 10 टू द पावर 2। ठीक है, तो 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
10 log 10 का वैल्यू क्या हो गया, ये तो हो गया 10 हो जाएगा ये इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या होता है इक्वेशन कि अगर आपको दे रखा हुआ है 10 और 10 टू द पावर समथिंग कुछ इस तरह से दे रखा हुआ है, तो ये 2 क्या होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है 2। इसे हम लिख सकते हैं 2 log 10 और बेस 10 इस तरह से लिख सकते हैं। और log 10 का अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था, इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पे 10 ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू और ये 2 आ जाएगा पास में, तो 2। तो 10 इंटू 2 यानी कि 20 आ गया, ठीक है। 20 डीवी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, इन सी लैंग्वेज की बात की गई है। इन सी when an array is passed as an argument to a function, which of the following gets passed? तो C फंक्शन में क्या होता है, C फंक्शन इन ए C फंक्शन आर्गुमेंट जो होता है वो ऑलवेज पास्ड बाय ए वैल्यू, किससे, वो ऑलवेज पास्ड बाय ए वैल्यू। C फंक्शन में आर्गुमेंट जो है पास होता है, मतलब वैल्यू से पास होता है। इन केस व्हेन एन एरे इज पास्ड एज ए फंक्शन आर्गुमेंट, इट पास द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। जब एरे व्हेन एन एरे इज पास्ड एज ए फंक्शन आर्गुमेंट, जब एरे को फंक्शन आर्गुमेंट की तरह पास किया जाता है तो इसमें बेस एड्रेस पास होता है एरे में। बेस एड्रेस कहने का मतलब क्या हो गया कि द बेस एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इन अ मेमोरी। तो यहाँ पे क्या बोला कि इन सी व्हेन एन एरे इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, तो आर्गुमेंट की तरह जब पास होता है एरे, तो इस केस में क्या होता है कि बेस एड्रेस पास किया जाता है, बेस एड्रेस पास होता है एरे का। नेक्स्ट देखो क्या बोला, एसक्यूएल इंस्ट्रक्शन इन पीएलसी। एसक्यूएल इंस्ट्रक्शन इन पीएलसी वो क्या होता है कि आउटपुट इंस्ट्रक्शन एंड कैप्चर्स रेफरेंस कंडीशन बाय ए मैनुअली स्टेपिंग द मशीन थ्रू इट्स ऑपरेशन। एसक्यूएल इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है पीएलसी में जब आउटपुट इंस्ट्रक्शन को कैप्चर किया जाए मैनुअली स्टेपिंग के लिए। करेंट इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू, करेंट हमें फाइंड करना है किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में द टोटल करेंट पासिंग थ्रू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज I इक्वल टू IE प्लस IH। IE कहने का मतलब क्या हो गया, IE हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन करेंट, एंड IH मतलब क्या हो गया, हॉल करेंट, ठीक है। तो क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन करंट प्लस हॉल करंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हेन वी ट्यून इन एनी डिजायर्ड स्टेशन इन अ रेडियो रिसीवर बाय रोटेटिंग द ट्यूनिंग कंट्रोल वी वेरी, तो इस केस में हम लोग क्या वेरी करते हैं, कैपेसिटेंस को वेरी करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, द ग्लाइडर goes from a position 30.4 centimeter at a time t 1/3 second to a position 113 centimeter at a time t 5/3 second. The average velocity of the glider during this interval is, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी की बात की गई है। एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं सबसे पहले, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन।
ये होता है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का। तो टोटल डिस्टेंस पहले फाइंड करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, कितना ट्रेवल कर रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 30 सेंटीमीटर से 113 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो दोनों को माइनस कर दो, 113 माइनस 30.4 माइनस कर दो तो हमें टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा कितना, 82.6 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है। उसी तरह टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम भी क्या हो रहा है, कितने कितने के बीच में है, 5 1/3 सेकेंड से 5/3 सेकेंड, 5/3 माइनस 1/3 कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4/3 सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो इसका फार्मूला में पुट कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 82.6 सेंटीमीटर, और टाइम कितना ले रहा है, 4/3 सेकेंड का टाइम ले रहा है। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा 61.95 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 31। तो देखो इसमें क्या है, इस पेपर में टोटल 60 क्वेश्चन आए थे, तो इसे 2 पार्ट में सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये जो क्वेश्चन है 31, इसे आप सॉल्व करो, इसका आंसर नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात की, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी कर रहे हो, मतलब इसरो के लिए पूरा का पूरा टेक्निकल क्वेश्चन आने वाला है, तो मेरा एक प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया गया है। सीरीज़ है एक, वो आप जाकर देखना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, या फिर अभी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा होगा, आप इस पर क्लिक करो तो आप डायरेक्ट ये प्लेलिस्ट पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।